नमस्कार, न्यूज इंडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ नैना शांडिल्य। बहुत स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम देवभूमि में। बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ करेंगे। मंत्रिमंडल विस्तार के बाद धामी कैबिनेट की पहली बैठक। पीएम मोदी के शुभकामना संदेश से बैठक की शुरुआत की। सीएम पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में बैठक हुई। शिक्षा, स्वास्थ्य और शहरी विकास पर बड़े फैसले की तैयारी। धामी कैबिनेट की बैठक में 11 मंत्री फैसला लेंगे और 2017 के बाद 2026 में मंत्रिमंडल पूर्ण रूप से गठित। मंत्रिमंडल विस्तार के बाद सीएम पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में देहरादून सचिवालय में कैबिनेट की पहली बैठक जारी है और इस बैठक में सभी 11 मंत्रियों ने हिस्सा लिया है। हालिया विस्तार के बाद मंत्रिमंडल अब पूर्ण आकार में आ चुका है। बैठक में पंचायती राज, शहरी विकास, स्वास्थ्य, ग्रामीण विकास, वित्त और आपदा प्रबंधन विभागों से जुड़े कई महत्वपूर्ण प्रस्ताव पर चर्चा हुई। इसके अलावा शिक्षा, उद्योग, परिवहन, वन और कर्मचारियों से संबंधित मुद्दों पर भी कैबिनेट की मुहर लगी। गौरतलब है कि 20 मार्च को हुए मंत्रिमंडल विस्तार में 5 नए मंत्रियों को शामिल किया गया था, जिसके बाद 23 मार्च को विभागों का बंटवारा किया गया। लंबे समय से खाली पड़े मंत्री पदों के भरने के बाद अब शासन स्तर पर निर्णय प्रक्रिया में तेजी आने की उम्मीद है। और वहीं धामी कैबिनेट की यह बैठक काफी महत्वपूर्ण है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी बैठक की अध्यक्षता कर रहे हैं। मंत्रिमंडल विस्तार के बाद धामी कैबिनेट की ये पहली बैठक है और इस बैठक में कई बड़े फैसले हो सकते हैं। कई बड़े फैसलों की तैयारी भी है। आपको बता दें, इस बैठक में 11 मंत्री फैसला लेंगे और इसमें कई बड़े फैसले लिए जा सकते हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी बैठक की अध्यक्षता कर रहे हैं। शिक्षा, स्वास्थ्य और शहरी विकास पर बड़े फैसले की तैयारी है। बैठक में देखना होगा कि क्या कुछ बड़े फैसले लिए जा सकते हैं। कैबिनेट की बैठक है और 11 मंत्री बैठक में मौजूद हैं। 2017 के बाद 2026 में मंत्रिमंडल का ये विस्तार हुआ है और उसके बाद ये धामी कैबिनेट की पहली बैठक हो रही है। मंत्रिमंडल विस्तार के बाद धामी कैबिनेट की ये पहली बैठक है और पीएम मोदी के शुभकामना संदेश के साथ ही बैठक की शुरुआत हुई और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी बैठक की अध्यक्षता कर रहे हैं। बैठक में कई मंत्री भी मौजूद हैं और बैठक में अब सबकी निगाहें इस बात पर टिकी है कि कौन कौन से फैसले लिए जा सकते हैं। आपको बता दें, शिक्षा, स्वास्थ्य और शहरी विकास पर बड़े फैसले लिए जा सकते हैं। चूंकि उत्तराखंड में अगले साल विधानसभा चुनाव है और उसको लेकर धामी सरकार पूरी तरह से अलर्ट मोड में है, एक्शन मोड में है और एक के बाद एक कई बड़े फैसले लिए जा रहे हैं। और ऐसे में विकास की तरफ सबसे पहला कदम है मुख्यमंत्री का, क्योंकि उत्तराखंड में विकास और पर्यटन को देखते हुए मुख्यमंत्री कई बड़े फैसले अब तक ले चुके हैं और इसको लेकर भी, इसके लिहाज से भी आज का बैठक काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है, क्योंकि धामी कैबिनेट की मंत्रिमंडल विस्तार के बाद ये पहली बैठक है और इस बैठक में कई मंत्री भी शामिल हैं और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में ये बैठक हो रही है। इस बैठक में शिक्षा, स्वास्थ्य और शहरी विकास को देखते हुए बड़े फैसले लिए जा सकते हैं और बड़े पैमाने पर ये फैसला हो सकता है। 2017 के बाद 2026 में मंत्रिमंडल पूर्ण रूप से गठित हुआ है और उसके बाद ये बैठक जारी है। फिलहाल सबकी निगाहें इस बात पर टिकी है कि मुख्यमंत्री इस बैठक में और कौन कौन से बड़े फैसले ले सकते हैं। हालांकि आपको बता दें कि उत्तराखंड में पर्यटन की दृष्टिकोण से अगर हम देखें तो ये काफी महत्वपूर्ण है और पर्यटन को जिस तरह से बढ़ावा दिया जा रहा है, इस पर भी मुख्यमंत्री का पूरा फोकस है और इसको लेकर मुख्यमंत्री ये बैठक कर रहे हैं और इसमें अब शिक्षा, स्वास्थ्य और शहरी विकास पर कई बड़े फैसले लिए जा सकते हैं। कयास ये भी लगाए जा रहे हैं। साथ ही इस बैठक में कई बड़े मंत्री भी शामिल हैं। 2017 के बाद 2026 में मंत्रिमंडल पूर्ण रूप से गठित हुआ है और मंत्रिमंडल विस्तार के बाद धामी कैबिनेट की ये पहली बैठक है और इस बैठक में कई मंत्री शामिल हैं। अब देखना होगा कि इस बैठक में और कौन कौन से बड़े फैसले लिए जा सकते हैं। फिलहाल मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में ये बैठक जारी है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हरिवंश वशिष्ठ हमारे संवाददाता देहरादून से लाइव जुड़ गए हैं। चलिए सीधा रुख कर लेते हैं हरिवंश का। हरिवंश, देखिए, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में ये बैठक हो रही है। उत्तराखंड कैबिनेट की ये बैठक कितना महत्वपूर्ण माना जा रहा है, क्या कुछ जानकारी? जी बिल्कुल, देखिए, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के कार्यकाल के बाद से जो है अब तक ये पहली बैठक है जिसमें सारे मंत्री जो है मौजूद रहने वाले हैं, क्योंकि कैबिनेट विस्तार जब हुआ उसके बाद जो 5 नए मंत्री बने वो भी इस बैठक में मौजूद है। मदन कौशिक कैडा की बात कर ली जाए, संदीप बत्रा की बात कर ली जाए,
या फिर चौधरी की बात कर ली जाए, तमाम यहाँ पे सारे मंत्री मौजूद है। सुबह 10 बजे से है लगातार जो है बैठक चल रही है। कुछ ही देर में प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी और सारी जानकारी दी जाएगी कितने जो महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर जो है यहाँ पर मुहर लगी है, क्योंकि काफी इस बार फेरबदल भी किया गया है। जो स्वास्थ्य विभाग है वो धन सिंह रावत से जो है शुभू दुनियाल को दिया गया है। तो अभी तमाम अंदर बैठक चल रही है, तमाम सारे मंत्री मौजूद हैं, पूरी टीम अंदर मौजूद है, तमाम सब अपने अपने विभाग के प्रस्ताव रखेंगे। अब देखने वाली बात ये होती है कि किन अहम प्रस्तावों पर प्रस्ताव लगेगा। बात करें पंचायती राज, वन, शिक्षा और परिवहन विभाग से जुड़े अहम प्रस्तावों पर भी जो है मंजूरी मिल सकती है। जी देखिए, कैबिनेट विस्तार की अगर बात करें तो आने वाले समय में उत्तराखंड में भी चुनाव है और अभी अभी मंत्रिमंडल विस्तार हुआ है, तो सरकार का मेन फोकस और किन किन क्षेत्रों पर रहने वाला है? जी बिल्कुल, देखिए काफी समय से जो है एक सवाल बना हुआ था कि मंत्रिमंडल विस्तार कब हुआ। हालांकि कुछ लोगों को ये लग रहा था कि अब मंत्रिमंडल विस्तार हो ही नहीं पाएगा, लेकिन धामी सरकार और मुख्यमंत्री जो है चुनाव क्योंकि होने वाले हैं, 2027 में विधानसभा चुनाव है और इसी को देखते हुए जो है कुमाऊं से और खासबाग की प्लेन से भी जो है 2 मंत्री बढ़ दिए गए हैं। तो जो संतुलन को बनाए रखने की जो यहाँ पर पूरी प्लानिंग चल रही है धामी सरकार की, और ऊपर से 4 वर्ष भी जो है पूर्ण कर चुकी है सरकार, तो कहीं ना कहीं अभी सब अपनी प्लानिंग प्लॉटिंग में लगे हुए हैं, क्योंकि चुनाव बहुत नजदीक हैं और एक बहुत ज्यादा चुनौती बनी हुई है सभी के लिए चुनाव, और सभी जुट चुके हैं। और हालांकि अभी जितने सारे मंत्री हैं, सभी विभाग जो है बढ़ चुके हैं, सभी मंत्री जुट गए हैं, सभी मंत्रियों ने अपनी अपनी कमर कस ली। और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज कई महत्वपूर्ण बातें भी जो है मंत्रियों को बताएंगे कि किस तरह से जो है हम इस चुनाव में जीत हासिल कर सके, और सभी मंत्री अंदर मौजूद हैं। अब कुछ ही देर में जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस, प्रेस ब्रीफिंग होगी और उसमें पता चलेगा कि किन महत्वपूर्ण बिंदुओं पर जो है बात रखी गई है। जी हरिवंश, देखिए शिक्षा और स्वास्थ्य या फिर शहरी विकास की अगर हम बात करें उत्तराखंड में, तो इसको लेकर भी कोई बड़े फैसले इस पर भी लिए जा सकते हैं? जी बिल्कुल, देखिए रुड़की से जो मंत्री बने हैं उनके पास शहरी विकास गया है और साफ तौर से आने वाले समय में जो है शहरी विकास को लेकर, क्योंकि अब स्वास्थ्य पे भी जो है काफी समय से कुछ सवाल खड़े हो रहे थे, जिस वजह से जो है विभाग जो है ये सुबोध उनियाल को दिया गया। सुबोध उनियाल भी लगातार अब निरीक्षण कर रहे हैं अस्पतालों के, किसी भी तरीके की कोई कमी नहीं आई। कुछ सब में पहले से अब तक जो है दवाइयों की कमी देखने को मिल रही थी सरकारी अस्पताल में, तो इस चीज पर भी विशेष फोकस रखा गया है। बात करें कुंभ की, कुंभ भी आने वाला है, 4 धाम यात्रा भी अभी प्रारंभ होने वाली है, तो अन्य राज्यों से भारी तादाद में जो है श्रद्धालु पहुंचेंगे। तो विशेष तौर पर इस चीज पर नजर बनाई गई है कि चाहे वो चुनाव की बात कर ली जाए, चाहे वो आने वाले कुंभ की बात कर ली जाए या 4 धाम यात्रा की बात कर ली जाए, किसी भी तरीके से कोई भी समस्या ना हो, इसी को लेकर जो है सरकार पूरी तरह से एक्टिव मोड पर नजर आ रही है। पुष्कर सिंह धामी अंदर मौजूद है, तमाम सारे मंत्री अंदर मौजूद हैं, सारे अधिकारी भी सचिवालय में मौजूद हैं और सभी लोग यहाँ पर मौजूद हैं। और मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में ये बैठक चल रही है, ठीक है, आप सबकी निगाह इस बात पर ही टिकी है कि इस बैठक में और कौन कौन से बड़े फैसले लिए जा सकते हैं। ठीक है हरिवंश, तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। खबरों में आगे बढ़ेंगे। बड़ी खबर इस वक्त की, मिडिल ईस्ट संकट पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी ने देश को जानकारी दी, सीएम ने हालात को वैश्विक संकट बताया और सीएम ने संकट से उबरने का भरोसा भी जताया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मिडिल ईस्ट संकट पर यह बड़ा बयान दिया है। मध्य पूर्व युद्ध के कारण उत्पन्न वैश्विक संकट पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि प्रधानमंत्री ने कल भी देशवासियों के सामने सारी बातें रखी है। यह वैश्विक संकट है, तो ऐसे समय में हमारे पास जो संसाधन है उनका पूरी तरह से उपयोग करते हुए हमें मिलकर काम करना है। हम इस घड़ी का भी सामना करेंगे और इससे भी आगे निकलेंगे। आपको बता दें कि मिडिल ईस्ट में जारी तनाव के बीच कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राज्यसभा में संबोधित किया था और उन्होंने लोगों से अपील की थी सावधान और सतर्क रहने की। साथ ही उन्होंने मिडिल ईस्ट में उत्पन्न हालातों को लेकर भी चर्चा किया था। और अब पीएम मोदी के बाद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मिडिल ईस्ट में इस संकट को लेकर बड़ा बयान दिया है और कहा है कि इस संकट से हम जल्द ही उबर पाएंगे। साथ ही उन्होंने भरोसा जताया है और साथ ही लोगों से अपील की है सावधान और सतर्क रहने की। जी स्वयं सभी देशवासियों के सामने सारी बातें उन्होंने कल भी रखी है राज्यसभा में, लोकसभा में, अन्य माध्यमों से। और ऐसे समय में जब ये पूरा एक तरह से वैश्विक संकट है, तो इस समय में जैसे हम लोगों ने महामारी के समय में भी पूरी एकजुटता के साथ जो हमारे पास संसाधन है, उन संसाधनों का पूरी तरह से उपयोग करते हुए हमको काम करना है संयम से मिलजुल कर। और इस घड़ी में भी हम सब लोग इसका सामना करेंगे और इससे भी आगे निकलेंगे।
खबरों में आगे बढ़ेंगे। रामनगर वन प्रभाग के फतेहपुर रेंज में बेशकीमती खैर के पेड़ों की अवैध कटाई का मामला सामने आया है। हैरानी की बात यह है कि ये कोई पहला मामला नहीं है, बल्कि इस रेंज में पहले भी इस तरह की घटनाएं होती रही हैं। बता दें आपको कि फतेहपुर रेंज में खैर के कई पेड़ों को काटते हुए एक हफ्ते से ज्यादा का समय बीत चुका है, लेकिन वन विभाग की तरफ से अभी तक कोई भी कार्रवाई नहीं की गई है। वन विभाग का हाथ अभी भी खाली है, ना तो आरोपियों की पहचान हो पाई है और ना ही कटे हुए खैर की बरामदगी हो सकी है। मामले में अब तक वन विभाग की ओर से कोई भी ठोस कार्रवाई देखने को नहीं मिली है। अब देखना यह होगा कि वन विभाग कब तक इन वन तस्करों तक पहुंच पाता है या फिर ऐसे ही तस्करों के हौसले बुलंद होते रहेंगे। पेड़ काटने की सूचना आई थी, जिसमें हमने एसडीओ फतेहपुर को जांच अधिकारी बना रखा है। उसकी जांच करेंगे, जो भी इसमें कसूरदार होगा या लापरवाही होगी उसके खिलाफ नियम अनुसार पूरी कार्रवाई की जाएगी और किसी प्रकार से अवैध पातन को वो नहीं किया जाएगा, न तो छुपाया जाएगा, न किसी को किसी प्रकार की ढील दी जाएगी। इस समय हम खड़े हैं रामनगर वन प्रभाग के फतेहपुर रेंज में, जहां विगत एक हफ्ते पहले जो है 4 से 5 जो है खैर के पेड़ काट दिए गए थे और उस पर जो है अज्ञात के खिलाफ वन विभाग द्वारा मुकदमा दर्ज किया गया है, जांच की गई है। अभी तक किसी तरह का माल बरामद नहीं हुआ, आरोपी बरामद नहीं हुए। एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है कि आखिर उस बीट अधिकारी जो गश्त के नाम पर करोड़ों रुपया गवर्नमेंट यहाँ पर जो है खर्च कर रही है, विभाग को उसकी सुविधा मिल रही है, आखिर वो क्या कर रहे थे? रात के अंधेरे में पेड़ कट गए, विभाग सोता रहा, आखिर ये जिम्मेदारी है किसकी? वन विभाग इसमें चुप्पी साधे हुए है। जांच जो है डीएफओ से जो बात की गई वो जो है एसडीओ को दे दी गई है। अब देखते हैं आगे इसमें क्या मामला बनता है। न्यूज इंडिया के लिए कालाढूंगी से मैं मनोज पांडे। खबर कालाढूंगी से है, जहां नगर पालिका के सफाई कर्मचारियों की हड़ताल खत्म हो गई है। दरअसल पिछले 6 दिनों से जारी इस हड़ताल के कारण शहर की सफाई व्यवस्था पूरी तरह से चरमरा गई थी, लेकिन कालाढूंगी नगर पालिका अध्यक्ष रेखा कात्यूरा और उप जिलाधिकारी विपिन चंद्र पंत की अध्यक्षता में नगर पालिका प्रशासन और वाल्मीकि समाज के बीच सफल बातचीत हुई, जिसमें दोनों पक्षों के बीच समझौता हो गया। आपको बता दें यह विवाद वाल्मीकि मंदिर की भूमि परिसर को लेकर चल रहा था, जिस कारण सफाई कर्मचारी हड़ताल पर चले गए थे। समझौते के बाद अब सफाई कर्मियों ने अपने काम पर लौटने का निर्णय लिया है, जिससे शहर की सफाई व्यवस्था जल्द ही पटरी पर लौटने की उम्मीद जताई जा रही है। धार्मिक आस्था का विषय है, इसमें विवाद हुआ था मंदिर के विषय में, जो कि जनता के हित में ठीक नहीं है। और एसडीएम साहब आए थे, अभी हम भी बैठे थे, सभी लोगों ने समाधान निकाला। इनके एक सौंदर्यकरण करना है और इसमें एक नगर पालिका के पास चाबी रहेगी स्लाइडर गेट की, एक हमारे पास रहेगी। इसको एक बहुत बड़ा मुद्दा नहीं था ये, पर लेकिन कुछ बाहर के राजनीतिक लोग आए और इसको राजनीतिक मुद्दा बनाने की कोशिश की, पर लेकिन हमारे कर्मचारी बहुत अच्छे हैं और समझदार हैं। सभी लोग समझ चुके हैं कि ये हमारा शहर है, हमें इसे साफ रखना है। जो भी डिमांड करनी है, ये वाली डिमांड तहसील की थी, भूमि से रिलेटेड थी, तो ये हम लोगों ने एसडीएम साहब ने इसे क्लियर कर दिया। कि हमारे प्राचीन वाल्मीकि मंदिर की भूमि पर नगर पालिका द्वारा जो है टाइल्स बिछाने का सौंदर्यीकरण के नाम पे उसको पार्किंग बनाने की साजिश रची जा रही थी, जो कि हमें पता चला तो हमने उस कार्य को पूरी तरीके से बंद करवाया और हमने ये मांग करी कि जो मंदिर की जगह है मंदिर को वापस कर दी जाए। पहले जो है सार्वजनिक पार्किंग थी और उसी को लेके हमारी मांग थी कि इसकी चारों तरफ से बाउंड्री कर इसको बंद करा जाए, ताकि कोई जीव जंतु और कोई भी अनावश्यक तत्व जो है मंदिर के प्रांगण में आकर जो है नशा पत्ता या कोई गंदगी ना फैलाएं। इसी को लेकर हमारी मांग थी, जो कि नगर पालिका नहीं मान रही थी। लेकिन 5 दिन की जो है कार्य बहिष्कार 19 तारीख से लगातार कार्य बहिष्कार चल रहा था, जो कि आज 23 तारीख को हड़ताल पूरी तरीके से ख़त्म हुई और फैसला हमारे पक्ष में आया। अध्यक्ष महोदया और ईओ नगर पालिका की उपस्थिति में जो गतिरोध है वो समाप्त हुआ। पूर्व में जो है इनके स्वामित्व में लगभग 670 स्क्वायर फीट लगभग जो लैंड है वो आ रहा था और लगातार जो उसके परिसर में है उसमें जो गंदगी वाला इश्यू है या जो कैटल्स का जो वहाँ पर आवाजाही है उसको लेकर जो है इनके द्वारा विरोध किया जा रहा था। फाइनली जो है पॉजिटिव नोट पे नगर पालिका परिषद की जो चेयरमैन है और ईओ नगर पालिका के आश्वासन के बाद पुनः जो है सफाई कर्मचारी स्वच्छता के कार्य में वापस लौट गए।
खबरों में आगे बढ़ेंगे। हरिद्वार के कोतवाली में नाबालिग से दुराचार के मामले में पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है, जहां पुलिस ने कार्रवाई कर एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। आपको बता दें, पीड़िता के पिता ने थाने में शिकायत दर्ज कराई थी। उन्होंने बताया कि आरोपी ने उनकी नाबालिग बेटी के साथ कई बार दुराचार किया। पुलिस ने तहरीर मिलते ही आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और इसके बाद पुलिस ने पीड़िता को न्याय दिलाने का भरोसा दिया है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। देहरादून में कैबिनेट मंत्री मदन कौशिक ने विधानसभा कार्यालय में अपना कार्यभार संभाल लिया है। पदभार ग्रहण करने के बाद उन्होंने कहा कि विभागों के आवंटन के बाद अब वे पूरी ऊर्जा के साथ काम में जुट गए हैं। उन्होंने स्पष्ट किया कि आने वाले 8 से 9 महीनों के लिए एक रोड मैप और ठोस रणनीति तैयार की जाएगी ताकि विकास कार्यों को गति दी जा सके। और कौशिक ने आत्मविश्वास जताते हुए कहा कि उनके पास काफी समय है और पूरी टीम मिलकर प्रदेश के विकास के लिए लगातार काम करेगी। उनके इस बयान को आगामी चुनाव की तैयारी और संगठन की मजबूती के संकेत के रूप में भी देखा जा रहा है। मंत्री का दायित्व के बाद आज विधानसभा कार्यालय में आवंटन के बाद मैं आया हूं और अब कार्यालय में लगातार निरंतर विभाग की बैठक के बाद आगे अपनी सारी 8-9 महीने की रणनीति और पूरा कैसा रोड मैप हम तय करेंगे अगले 8-9 महीने तक कंप्लीट उसको बनाएंगे। और निश्चित रूप से समय कम नहीं है, समय पर्याप्त है, सब लोग मिलकर काम करेंगे। आज 4 साल का शानदार कार्यक्रम प्रदेश भर में हुआ है और निश्चित रूप से इसमें एक तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। ऐसा मिलकर सब लोग मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में काम करेंगे। खबरों में आगे बढ़ेंगे। वह खबर हरिद्वार से है, जहां हरिद्वार में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक की ओर से चलाए जा रहे ऑपरेशन लगाम को प्रभावी बनाने के लिए कोतवाली नगर पुलिस ने हर की पौड़ी क्षेत्र में कार्रवाई की है। प्रभारी निरीक्षक कोतवाली नगर के नेतृत्व में पुलिस टीमों का गठन कर हर की पौड़ी के घाटों पर अभियान चलाया गया। इस दौरान ऐसे भिक्षुकों के खिलाफ कार्रवाई की गई जो घाटों पर आने जाने वाले यात्रियों से जबरन भीख मांगने और बदसलूकी करने की शिकायतों में लिप्त पाए गए। वहीं पुलिस ने कुल 20 भिक्षुकों को पकड़कर उनके खिलाफ कार्रवाई की है। पुलिस का कहना है कि तीर्थ क्षेत्र में आने वाले श्रद्धालुओं की सुविधा और सुरक्षा को देखते हुए आगे भी इस तरह की कार्रवाई जारी रहेगी। खबरों में आगे बढ़ेंगे। खबर देहरादून से है, जहां देहरादून के प्रेम नगर में पुरानी रंजिश के चलते छात्रों के 2 गुटों में विवाद हो गया। इस दौरान दोनों गुटों के बीच जमकर लात घुसे चले। मारपीट में एक छात्र गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसके बाद घायल को आनन फानन में इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और फिलहाल परिजनों की तहरीर पर मुकदमा दर्ज कर पूरे मामले की जांच पड़ताल में पुलिस जुटी हुई है और मामले में 3 आरोपियों को गिरफ्तार भी कर लिया गया है। वहीं 15 युवकों के खिलाफ केस दर्ज कर आगे की कार्रवाई जारी है। थाना प्रेमनगर पर सूचना प्राप्त हुई 112 कंट्रोल के माध्यम से कि केहरी गांव के आसपास 2 छात्रों के गुटों में आपस में मारपीट हो रही है और एक व्यक्ति उसमें छात्र घायल है, जिसको कि प्रेमनगर CHC लेके जाया जा रहा है। इस सूचना पर तत्काल थाना एक्शन में मैं फोर्स के CHC गए। वहाँ पर पता चला कि उसकी हालत अत्यधिक नाजुक थी, तो फिर उसको सरकारी वाहन में दून अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहाँ दौरान इलाज देर रात उसकी मृत्यु हो गई है। इस घटना के संबंध में मृतक के जो परिजन हैं उनकी तहरीर के आधार पर थाना प्रेमनगर पर मर्डर का मुकदमा कायम कर लिया गया है और इसमें जो नामजद थे 3 लड़के, उनको भी पुलिस के द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया है। देहरादून में छात्रों के बीच आपसी गुटबाजी के चलते हुई मारपीट में एक छात्र की मौत के बाद पुलिस प्रशासन ने कड़ा रुख अपना लिया है। इस पूरे मामले में देहरादून SSP प्रमेंद्र डोभाल ने पुलिस अधिकारियों के साथ बैठक कर सख्त निर्देश जारी किए हैं। अब देर रात अनावश्यक रूप से घूमने वाले छात्रों पर कार्रवाई की जाएगी और किसी भी विवाद की स्थिति में संबंधित थाना प्रभारी और संस्थान दोनों की जिम्मेदारी तय होगी। वहीं SSP ने सभी थाना प्रभारियों को निर्देश दिए हैं कि वे अपने क्षेत्रों में स्थित कॉलेज, हॉस्टल और PG में जाकर गुटबाजी या आपराधिक गतिविधियों में शामिल छात्रों की पहचान करें और ऐसे छात्रों के खिलाफ
कानूनी कार्रवाई के साथ साथ संबंधित संस्थानों को भी रिपोर्ट भेजकर निष्कासन तक की कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। पुलिस ने साफ किया है कि छात्रों के बीच किसी भी तरह का विवाद या फिर झगड़ा होने पर तुरंत मुकदमा दर्ज किया जाए। खबरों में आगे बढ़ेंगे। खबर खटीमा से है, जहां खटीमा में सन्नीमाड़ कर्मकार कल्याण संघ ने अपनी लंबित मांगों को लेकर मोर्चा खोल दिया है, जहां संघ ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और विभाग के सचिव को ज्ञापन भेजकर बोर्ड की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल उठाए हैं। वहीं श्रमिकों का आरोप है कि विभाग में पारदर्शिता की कमी और बुनियादी सुविधाओं के अभाव के कारण पात्र श्रमिक सरकारी योजनाओं के लाभ से वंचित हो रहे हैं। संघ की ओर से भेजे गए ज्ञापन में 14 सूत्रीय मांगों का उल्लेख किया गया है। इसके अलावा सॉफ्टवेयर में बार बार होने वाली छेड़छाड़ और साथ ही साइट बंद होने की समस्या को भी जल्द दुरुस्त करने की चेतावनी दी गई है। आने के लिए आई तो मेरी फाइल तो पास हो गई, लेकिन अभी तक एंट्री नहीं हुई है। मुझसे कहा गया कि इसमें अभी साइबर नहीं चल रहा है, कभी कुछ कह रहे हैं कभी कुछ कह रहे हैं, इतने दिनों में आओ, चक्कर पे चक्कर लगवा रहे हैं, लेकिन भीड़ हो जा रही, कह रही नहीं होगा मैडम नहीं होगा। दोपहर में 2 बजे के बाद कह देते साइबर चल गया, जब हम घर चले जाते तो साइबर चल जाता, उससे पहले साइबर नहीं चलता है। ऐसे ही हमारे 6 महीने हो चुके, अभी तक कोई एंट्री नहीं हुई है हमारी। लंबे समय से पंजीकृत नहीं हो पा रहे हैं, जो सत्यापित करते हैं अधिकारी लोग वो सत्यापित नहीं हो पा रहे हैं मजदूरों के पंजीकृत, और जो नवीनीकरण होता है वो नवीनीकरण भी नहीं हो पा रहा है। 6-6 महीने 8-8 महीने हो गए, नवीनीकरण नहीं हो पा रहा है, सत्यापित नहीं हो पा रहा है। इसलिए जो है कि यहाँ पे आंदोलन किया गया है कि जो है कि इनके सत्यापन और वो हो जाए, रिन्यूअल हो जाए। श्रमिकों के द्वारा यहाँ तहसील प्रांगण में उपस्थित होकर एक ज्ञापन दिया है अपनी 14 सूत्रीय मांगों के सापेक्ष, जो माननीय मुख्यमंत्री जी और सचिव महोदय को संबोधित है। हमारे द्वारा उसको माननीय मुख्यमंत्री जी और सचिव महोदय को ससमय उचित माध्यम से प्रेषित कर दिया जाएगा। नवरात्रों में हरिद्वार खाद्य विभाग ने बड़ी कार्रवाई की है, जहां विभाग ने लक्सर क्षेत्र में होलसेलर, डिस्ट्रीब्यूटर और रिटेल दुकानों का निरीक्षण किया। और साथ ही निरीक्षण कर कुट्टू आटा और कुट्टू गिरी और साथ ही सेंधा नमक के नमूने लिए गए। कुल 4 सैंपल लैब जांच के लिए भेजे गए। साथ ही 2 खाद्य विभागों को भी नोटिस जारी किया गया और 14 किलो संदिग्ध खाद्य सामग्री को मौके पर ही नष्ट कर दिया गया। खाद्य विभाग का कहना है कि नवरात्रि तक अभियान जारी रहेगा। खबरों में आगे बढ़ेंगे। खबर चंपावत से, जहां चंपावत के लोहाघाट में एसपी ने सभी थाना और चौकी प्रभारियों को निर्देश दिए हैं जिले की यातायात व्यवस्था को मजबूत करने और यातायात के नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं। वहीं एसपी के निर्देश पर एसएचओ लोहाघाट के नेतृत्व में पुलिस ने राष्ट्रीय राजमार्ग में अभियान चलाकर यातायात के नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहन चालकों के खिलाफ चालानी कार्रवाई की है। साथ ही इस दौरान थानाध्यक्ष ने सभी वाहन चालकों से यातायात के नियमों का पालन करने, हेलमेट पहनने और ओवर स्पीड ना चलने की अपील की है। ये जो है यातायात व्यवस्था को दृष्टि रखते हुए, एक तो आपका बिना हेलमेट, ट्रिपल राइडिंग और जो रैश ड्राइविंग जो कर रहे हैं और रेट्रो साइलेंसर, इनके विरुद्ध कार्रवाई की जा रही है। इसके अतिरिक्त जो है हमारी जो टैक्सी वाले हैं, ये एक्स्ट्रा से जो सवारी भर रहे हैं उनकी भी चेकिंग की जा रही है। इनके विरुद्ध लगातार कार्रवाई की जा रही है। अभी यही कहना चाहूँगा कि बिना हेलमेट के ना चलें, अपनी सुरक्षा स्वयं के हाथ में होती है। दूसरा, ट्रिपल राइडिंग ना चलें, शराब पीकर वाहन ना चलाएं। और देवभूमि के इस खास बुलेटिन फिलहाल के लिए बस इतना ही। फिलहाल वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होंगे।